अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद। आज की इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम जिस क्लास के मतलब डिस्कशन करेंगे उस क्लास का नेम है FSC पार्ट 1 यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट 1। इसको आप ICS पार्ट 1 भी कह सकते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने फिजिक्स का एक टॉपिक शुरू किया था जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है और इसका टॉपिक है 1.3 सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। मैंने आपको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट इसको एक्सप्लेन किया एक वीडियो में वेरी सिंपल वे में। फिर उसके बाद मैंने साइंटिफिक नोटेशन को वेरी सिंपल वे में आपसे एक्सप्लेन किया। आज इसी टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं और लास्ट टॉपिक इसी का शुरू करते हैं, वो है आपके पास कन्वेंशन ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स। ये स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इस टॉपिक के को इतना जरूरी नहीं समझते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से उनके बहुत से एमसीक्यूज जो हैं वो गलत हो जाते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स पहले छोटी सी बात ये कर लेते हैं, बेस क्वांटिटीज क्या थी आपके पास, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या था जी। 1960 में ना फिजिस्ट ने क्या किया, आपस में एक मीटिंग की, उन्होंने कहा कि ये जितने भी यूनिट्स बने हुए हैं, जैसे टाइम का जो टाइम को हम मैयर करते हैं, सेकंड में भी करते हैं, मिनट में भी करते हैं, और आर में भी टाइम को मैयर किया जाता है। लेकिन तमाम साइंसदान, ये तमाम जो फिजिस्ट है वो ये कहते थे कि अगर फर्ज करो हम ही नहीं किसी एक यूनिट पे मुतफिक होते तो जिन लोगों को हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो कैसे मुतफिक होंगे। सो उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक स्टैंडर्ड यूनिट रख लेते हैं, जैसे कि टाइम को हमेशा मैयर किस में करेंगे, सेकंड में करेंगे। जब भी टाइम को लिखेंगे उसको सेकंड में लिखेंगे। हाँ, हमारे पास अगर मिनट और आर में भी टाइम आता होगा ना, हम उसको सेकंड में ही हमने उसको कन्वर्ट करना है। सो ये उन्होंने क्या बनाया था, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का एक सिस्टम इंटरनेशनली तौर पे एक सिस्टम बना दिया था। अब एक तीन तरह के थे ये, एक था आपके पास बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट्स कौन से थे, ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटी से निकले हुए हैं। और बेस क्वांटिटी कौन सी थी, ऐसी क्वांटिटीज जिनको बनाने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर 7 क्वांटिटी आपके पास, लेंथ, मास, टाइम, आपके पास 7 इस तरह ये बनती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वगैरह। अब इसके बाद ड्राइव यूनिट्स, ड्राइव क्वांटिटीज कौन, ड्राइव यूनिट्स कौन से हैं, ऐसे यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटी से निकले होते हैं। ड्राइव क्वांटिटी कौन सी होती है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको बनाने के लिए बेस क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर वेलोसिटी की मैंने एग्जांपल दी थी बेस क्वांटिटी में भी, और उसी वेलोसिटी को मैंने एक्सप्लेन किया था, ड्राइव करके बताया था आपको ड्राइव यूनिट में भी। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से होते हैं, ऐसे यूनिट्स जो बेस और ड्राइव क्वांटिटी से डिफरेंट होते हैं, और इन यूनिट्स की क्वांटिटी को कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। वो आपके पास था एंगल्स, दो किस्म के एंगल्स सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आएंगे आपके, 2 डिमेंशनल एंगल जिसको प्लेन एंगल भी कहते हैं, और 3 डिमेंशनल एंगल जिनको सॉलिड एंगल भी बोला जाता है। अब इनके जो यूनिट्स है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसमें एक था आपके पास रेडियन, एक था आपके पास टी रेडियन। लास्ट वीडियो में उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने उस वीडियो को भी अच्छी तरह देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब हम इसके बाद क्या जी, इसके बाद देखो ये जितने भी यूनिट्स हैं इनको लिखना कैसे है, इस टॉपिक का ये मेन मतलब है। रूल्स क्या हैं, रूल्स ऑफ कन्वेंशन ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स। इन यूनिट्स को हमने लिखना कैसे है, ये रूल्स हैं। देखो ये रूल्स हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूल्स, ठीक है ना। अब इनको रूल्स, इन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अब रूल नंबर 1 की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट्स का ना आंस आता है, फोर्स का वो आंस निकालता है, फोर्स का आंस F इज इक्वल टू, उसका आंस निकलता है 300 न्यूटन। तो वो कहता है सर अगर मैं इसमें साइंसदान का नाम लिखूं न्यूटन तो पूरा लिख सकता हूं जी। भाई आगे आप यूनिट जब भी लिखते हैं आप साइंसदान का नाम पूरा लिख सकते हैं। वो लिखता है ऐसे NEW न्यूटन। लेकिन यहां पे ये गलत समझा जाएगा, पेपर में आपका गलत समझा जाएगा। क्यों, जब भी आपने पूरा नेम आगे लिखना है ना, तो साइंसदान का जो नेम है पहला लेटर भी है वो भी छोटा लिखना है। मतलब आपने इसको ऐसे लिखना है 300 न्यूटन। ओके, ये आपका है रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 क्या, वो कहता है सर देखो मैं, हाँ किसी भी साइंसदान का अगर यूनिट का नेम हो तब आपने पूरा लिखना है, ये तो नहीं अब सेकंड लिखना है, अगर फर्ज करो सेकंड लिखना है तो वो कोई साइंसदान का तो नेम तो नहीं ना। अगर आपने मीटर लिखना है आगे यूनिट तो वो किसी साइंसदान का नेम नहीं है। इसमें मिसाल के तौर पर न्यूटन आ सकता है, फेराडे आ सकता है, इस तरह के साइंटिस्ट के अगर नेम आ जाए तो अगर आपने पूरा लिखना हो तो साइंटिस्ट का कंप्लीट नेम अगर लिखना हो तो सारे जो उसके अंदर आपके पास अल्फाबेट्स आएंगे सारे छोटे लिखोगे आप, ठीक है। अब नंबर 2, स्टूडेंट ये कहता है कि सर मैं ना इसको F इज इक्वल टू 300 जो आपके पास न्यूटन है ना, मैं सर इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, मैं छोटा n डाल देता हूं। नहीं स्टूडेंट्स, जब आपने सिर्फ n डालना है ना तो आपने हमेशा उस साइंटिस्ट का नाम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स।
जब आपने सिंपल, और जब भी याद रखिएगा पहला लेटर लिखना है, ये नहीं न्यूटन का ई उठा लो, डब्ल्यू उठा लो, टी उठा लो, ओ उठा लो या एन उठा लो, नहीं, पहला नाम ही लिखा जाता है। और पहला नाम अगर आपने किसी भी यूनिट का लिखना है तो आपने पहला नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर आप कंप्लीट न्यूटन लिखना चाहते हो, इसका आंसर कंप्लीट देना चाहते हो, साइंसदान का नेम कंप्लीट लिखना है, तो फिर आपने तमाम जो उसके अंदर अल्फाबेट्स हैं वो छोटे रखने हैं। अब नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 आपके पास रूल क्या है? रूल नंबर 3 ये है कि अगर आपके पास एक साइंटिफिक नोटेशन की एक फिगर है, उसमें अगर एक प्रीफिक्सेस यूज करना चाह रहे हो, तो मिसाल के तौर पर चलो इसको इस तरह कर लो कि अगर आपका किसी भी यूनिट के साथ प्रीफिक्सेस ऐड हो जाए तो क्या करोगे, कैसे लिखोगे? जैसे मिसाल के तौर पर मैं देता हूं L इज इक्वल टू, L का जो आंसर आया वो L इज इक्वल टू 300, मेरे पास आया 300 माइक्रो, एक मिनट, 300 माइक्रोमीटर। आपको पता है कि ये मीटर क्या है, लेंथ का क्या होता है, यूनिट होता है। अब इसके साथ माइक्रो आ गया ना स्टूडेंट्स। अब याद रखिएगा अगर आपने प्रीफिक्सेस ऐड करनी है ना किसी भी पहले ये समझे प्रीफिक्सेस ऐड करनी, फिर इससे आगे वाला जो रूल होगा ना उसमें मैं बताऊंगा प्रीफिक्सेस को ऐड करने का तरीका। वो आपके पास मैंने प्रीफिक्सेस ये लिखे हुए हैं साइड पे। अब जब भी आपने ना प्रीफिक्सेस को ऐड करना है तो याद रखिएगा जो एंड पे आपका यूनिट यूज हो रहा है उससे पहले आपने लिखना है, एंड पे जो यूज हो रहा है उससे पहले आपने लिखना है। अब ये मीटर था एंड पे तो उससे पहले आपने ये माइक्रो डाल दिया। और याद रखिएगा इन दोनों के दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए, आपने यानी कैसे लिखना है 300 या 300 की जगह आप इस तरह लिख दो जी साइंटिफिक नोटेशन में 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 माइक्रो और 7वीं मीटर, यानी कि इन दोनों में स्पेस नहीं होने। नंबर 3 रूल आपका क्या है? अगर आपने प्रीफिक्सेस के साथ किसी यूनिट को लिखना है तो प्रीफिक्सेस और उस यूनिट के दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्या है, रूल नंबर 3 है। अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4 आपके पास क्या है कि अगर आपके पास एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो मिसाल के तौर पर वर्क डन W बराबर आपके पास आ गया, क्या होता है वो, W बराबर आपके पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट को लेंथ भी बोल देते हैं। अब ये क्या होगा, अब पहले इसको कन्वर्ट करो, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर। तो अब जब इनको लिखना है ना न्यूटन मीटर लिखना है, जब वर्क डन का आपने लिखना है, वर्क डन आपने बराबर लिखना है, वर्क डन इज इक्वल टू मेरे पास W इज इक्वल टू 300 न्यूटन मीटर। तो ये न्यूटन मीटर के दरमियान में फासला होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। आपने इसको ऐसे लिखना है 300 फिर न्यूटन का n बढ़ा फिर थोड़ी सी स्पेस और m, ऐसे न्यूटन मीटर, ये ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। ये आपके 4 रूल मैंने यहां तक आपको बता दिए। ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में जब एमसीक्यूज आता है ना तो वो ये कहता है, वो कहता है एमसीक्यूज किस तरह पूछता है, वो कहता है अच्छा जी ये बताओ न्यूटन का जब सारा नाम लिखना है तो सारा नाम किस तरह लिखना है, नीचे 4 ऑप्शन होती है उसको आपने टिक लगाना होता है। वो कहता है जी अच्छा फर्ज करो किसी साइंटिस्ट का नेम लिखना है, मैंने उसका यूनिट लिखना है तो उसका कैपिटल लेटर यूज करूंगा कि स्मॉल लेटर, वो भी आपको इस तरह पूछ सकता है। अगर वो कहता है प्रीफिक्स यूज करने के उसके दरमियान स्पेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो कहता है ड्राइव क्वांटिटी आप ड्राइव यूनिट्स आपके पास आ गया कोई, तो वो ड्राइव यूनिट्स को लिखना है तो उसके दरमियान में स्पेस होनी चाहिए, जी बिल्कुल होनी चाहिए। वो इस तरह आपको एमसीक्यूज में इस तरह आपको डालता है। अब रूल नंबर 5 देखिएगा जो कि आपका ये प्रीफिक्स से रिलेटेड है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखो, अब रूल नंबर जो 5 आपके पास है, अगर आपके पास एक साइंटिफिक नोटेशन में बड़ी सी वैल्यू दी हो, आपको पता साइंटिफिक नोटेशन में बड़ी वैल्यू को छोटी लिख देते हैं, और उसके साथ अगर आपने प्रीफिक्सेस को यूज करना हो तो आप किस तरह यूज करोगे? रूल नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखना स्टूडेंट्स, रूल नंबर 5 अगर मैं कहता हूं कि जी मैं लिखता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12, आगे लिख देता हूं मीटर, सही है ना स्टूडेंट्स। तो याद रखो अब ये आपके पास क्या है, ये एक साइंटिफिक नोटेशन है और इसमें क्या मैं प्रीफिक्सेस यूज कर सकता हूं। अब इस ये अक्सर स्टूडेंट्स को प्रीफिक्सेस आते नहीं स्टूडेंट्स, ये आपके न्यूमेरिकल में ये सारी चीजें आपके, ये जितनी भी मैंने चीजें बताई है ना आपको, ये न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल जब तक आपको ये चीजें नहीं, ये रूल्स नहीं आते होंगे, ये न्यूमेरिकल आपको कभी भी एंड पे जाके बच्चा हमेशा न्यूमेरिकल में कंफ्यूज होता है। वो कहता है ये क्या न्यूटन का, कभी न्यूटन का नेम सारा छोटा लिख देते हैं, कभी एन बड़ा लिख देते हैं, कभी इसमें स्पेस आती है, कभी इसमें स्पेस नहीं आती, क्योंकि वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। अच्छा मैं बात ये करने लगा था, अगर अब यहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि किसी साइंटिफिक नोटेशन में प्रीफिक्सेस है कि नहीं है।
पहले इस टेबल पे चलते हैं। ये देखो मैंने ये टेबल लिखा हुआ है, आपने ये नोट डाउन कर लेना। स्नैप लेना चाहते हैं स्नैप ले लीजिएगा, वरना मैं बोल देता हूँ। प्रीफिक्सेस, अगर आपके पास कोई भी साइंटिफिक नोटेशन लिखी हुई है 10 की पावर -12 में, वैसे तो प्रीफिक्सेस बहुत ज्यादा हैं, कॉमन मैंने लिखी हुई है। अगर कोई आपके पास वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन लिखी हुई है 10 की पावर -12 में, तो याद रखना इसको कहते हैं पीको, और पीको आप हमेशा स्मॉल लेटर से पी स्मॉल पी। अब अगर 10 की पावर लिखी हो -3, तो इसको क्या कहते हैं, 10 की पावर -3 लिखी हो तो इसको आप कहते हैं मिली। ओके, तो ये आपको स्मॉल एम में आप लिखोगे। अगर 10 की पावर हो -6, तो इसको कहते हैं माइक्रो, ठीक है, और इसका साइन वो जो यू आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर वो 10 की पावर -9, तो इसको कहते हैं नैनो, और नैनो में स्मॉल एन आप यूज करोगे। मतलब आपके पास ना जब भी साइंटिफिक नोटेशन में -12 की वैल्यू हो ना, तो -12 को खत्म करके आप पी लिख सकते हो, स्मॉल पी लिख सकते हो, पी को लिख सकते हो, डन है। जहां पे भी आपको -3 नजर आ रहा हो, 10 की पावर -3 नजर आ रहा हो, तो उसकी जगह आप मिली लिख सकते हो। जहां पे भी आपको 10 की पावर -6 नजर आ रहा हो, वहां पे आप माइक्रो का साइन यूज कर सकते हो, उस वैल्यू को हटा के। जहां पे भी आपको 10 की पावर -9 नजर आ रहा हो, तो आप वहां पे नैनो लिख सकते हो, 10 की पावर -9 हटा के। डन हो गया स्टूडेंट्स। अब एक चीज देखना, इसके बाद आगे चलते हैं। 10 की पावर अगर +3 हो, तो इसको आप क्या लिखोगे, ये आपके पास होगा मीगा, नहीं सॉरी, आप ही बोल ए तो याद कराइएगा, इतना मैं अड़िया था। अच्छा, तो अगर आपके पास 10 की पावर +3 हो, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं किलो। ये हमेशा कैपिटल लेटर में आप लिखोगे, ठीक है। अगर 10 की पावर 6 हो, तो इसको क्या कहोगे, मेगा, ये भी आप कैपिटल में लिखोगे। अगर 10 की पावर हो 10 की पावर 9 हो, तो इसको आप क्या लिखोगे, गीगा, और ये भी आपके पास कैपिटल। लास्ट जो नीचे वाले हैं, जो पॉजिटिव, जिनकी 10 की पावर पॉजिटिव आती है, उसको हमेशा आप कैपिटल लेटर में लिखते हो। जब साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर माइनस में आए, तो उसके प्रीफिक्सेस हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। दोबारा से सुन लीजिएगा, अगर किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर नेगेटिव में आए, तो उसका प्रीफिक्सेस लिखना हो तो वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव में आए, तो उसका प्रीफिक्सेस लिखना हो तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब देखिएगा, यहां पे मैं चलता हूं, ये 10 की पावर कितनी है, 12, तो 10 की पावर 12 वो एग्जिस्ट कर रही है ना, कर रही है, तो इसको मैं पी को लिख सकता हूं, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं मेरा आंस इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर। ओके, और इन दोनों के दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये हमने, ये देखो रूल नंबर 3 हमने वही पढ़ा हुआ है। एक और एग्जांपल में डिस्कशन कर लेते हैं, चलेंगे 10 की पावर ले लेते हैं। चलो फर्ज करो, अगर मेरे पास एक वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर, तो मैं इसमें क्या करूंगा, -6 है ना, तो ये मेरे पास बन जाएगी 1 माइक्रोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, अगर आपके पास मैं एक चीज आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, एक चीज को ना ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज बताने लगा। अगर फर्ज करो मेरे पास एक वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 मीटर, इसको कैसे लिखोगे, है तो साइंटिफिक नोटेशन है -24। अब बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे सर -24 तो है ही नहीं, इसको मैं लिख सकता हूं प्रीफिक्सेस में। और एक याद रखिएगा, कभी भी एक साइंटिफिक नोटेशन में दो प्रीफिक्सेस कभी यूज नहीं हो सकती। मैंने क्या बोला, एक साइंटिफिक नोटेशन में दो प्रीफिक्सेस कभी नहीं यूज कर सकते। ये 10 की पावर -24 है ना, तो -24 को क्या मैं -12 -12 और -12 कितने होते हैं, -24 ना, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं। इनको पहले मैं तोड़ता हूं, पहले इसको तोड़ो, 10 की पावर -12, फिर 10 की पावर -12। हाँ, आप कहोगे अच्छा सर जो दूसरा 10 की पावर -12 है उसको भी मजीद तोड़े, नहीं, वो फिर मैं आपको अभी आपको बताया कि एक साइंटिफिक नोटेशन में दो प्रीफिक्सेस कभी यूज नहीं होती, ये रूल ही नहीं एग्जिस्ट करता। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज बताने लगा हूं। या आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12, और आगे लगा दो मीटर। अब इनमें से जो एक है ना -12, इसको पीको बना दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 पीको मीटर, और ये 10 की पावर -12 ऐसे रहेगा। हाँ, इसको भी हम पीको बना सकते थे अगर उन्होंने, फिजिस्ट ने हमें ये रूल सिखाया होता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपने सिर्फ एक ही प्रीफिक्स बनानी है। इस तरह मैं कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप मुझे -12 से भी अबव, अगर कोई मुझे साइंटिफिक नोटेशन की फिगर मिल जाती है, चाहे वो -12 से अबव हो, चाहे वो पॉजिटिव में चले जाए, तो मैं उसको अपना थोड़ा सा माइंड को यूज करके ना, मैं उसको किसी ना किसी प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट जरूर कर सकता हूं।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका लेंथी सा रूल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल था। ये आपका रूल जो है वो अक्सर आपको एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है। वो कहता है अगर फर्ज करो ऊपर द फॉलोइंग इज द को मैं किस में लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो इसको मैं किस में लिखूं, माइक्रो में, पिको में, किस में, तो आपने उसको टिक करना है जो उसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब लास्ट जो हमारा रूल है वो हमारा रूल कौन सा है, उसको हम फॉलो करते हैं जी। लास्ट नंबर 6 हमारे पास रूल क्या आएगा, नंबर 6 हमारे पास जो रूल आएगा वो हमारे पास होगा कि अगर फर्ज करो स्टूडेंट्स मेरे पास ना मैंने एक ना कैलकुलेशन ली हुई है किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, मिसाल के तौर पर वर्नियर कैलिपर, स्टॉप वॉच या स्क्रू गेज, मैंने इनको यूज करके कोई ना कोई एक फिगर ली हुई है। तो उस फिगर को अगर ऐसे लिखा हो, फर्ज करो वो मेरे पास फिगर आई 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मिलीमीटर। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये मिलीमीटर, आपको एक चीज पता होगा कि बेस जो यूनिट है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा मीटर में होता है। हाँ, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, लेकिन आपने अगर मिलीमीटर में भी आपका आंसर आ जाना तो उसको आप कन्वर्ट किस में करोगे, मीटर में। तो इसको आपने कन्वर्ट करके इसको किस में लिखना है, मीटर में। फर्ज करो एक वैल्यू आपके पास आई 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 ग्राम। तो इसको वैसे ग्राम जो है वो एक बेस यूनिट नहीं माना जाता, किलोग्राम एक बेस यूनिट माना जाता है। तो आप इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो 10 की किलो में कन्वर्ट करना हो तो 10 की पावर -3 होती है। तो इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे करोगे इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 किलोग्राम। यानी कि बताने का मकसद क्या है कि अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, चाहे वो आपके पास वर्नियर कैलिपर हो, स्टॉप वॉच हो, आपके पास कुछ भी हो, स्क्रू गेज हो, कुछ भी हो, तो आपने अगर उसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो आपने मिलीमीटर में ली हुई है तो आपने उसको मीटर में लिखना है। अगर आपने ग्राम में ली हुई है तो केजी में लिखो बात को। अगर आपने कोई वैल्यू ली हुई है डिग्री में ली हुई है तो उसको केल्विन में लिखो बात, क्योंकि आपने ये स्टूडेंट्स पढ़ा है कि बेस क्वांटिटी जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर को कभी हम, टेम्परेचर का जो यूनिट है उसको हम कभी भी डिग्री में नहीं लिखते, टेम्परेचर को हम हमेशा केल्विन में फर्ज करते हैं, केल्विन में डिटरमाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट, और ये रूल नहीं, ये है तो ऐसा रूल लेकिन सिंपल सा था, मैंने कहा एंड पे आपको बता दूं। अगर आपको पास फर्ज करो कोई सिंपल सी एक वैल्यू आ जाती है, जैसे आपके पास कोई भी एक वैल्यू आ जाती है, वो कहता है जी मेरा जो आंस आया ना, मेरा आंस आया सर, मेरा आंस जो आया 300 मीटर, 300 मीटर आया है। तो सर मैं खाली अगर मीटर लिखना चाहूँ तो उसको मैं स्मॉल एम से लिखूंगा कि लार्ज से लिखूंगा, तो हमेशा आप स्मॉल से लिखोगे। जितने भी बेस क्वांटिटी के यूनिट आपने अगर अप्लाई करने हो ना तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से अप्लाई होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो हमेशा उसमें कैपिटल एम आता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन एमसीक्यूज के हवाले से और आपका एक न्यूमेरिकल के तौर पे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने के हवाले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जाते जाते एक और चीज सुन लीजिएगा, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। क्या, अगर फर्ज करो कि ये आपके पास ना जितने भी प्रीफिक्सेस हैं, वो आपको फर्ज करो एक आंसर ऐसे लिखा हो 1 किलो मीटर स्केयर, तो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं न्यूमेरिकल में कि सर ये तो मीटर के ऊपर बस स्केयर है, तो ये तो किलो के ऊपर स्केयर नहीं है। बेटा ये आपका 1 किलोमीटर होल का स्केयर है, ये तमाम स्केयर, मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि ये प्रीफिक्सेस, किलो किसको कहते हैं, जब 10 की पावर 3 होती है ना, ये देखो ये आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, 10 की पावर 3 को आप किलो में लिखोगे, तो जब आपके पास किलो हो प्रीफिक्सेस के साथ आपने एक यूनिट अप्लाई किया हो ना, और इन दोनों में से किसी के ऊपर भी स्केयर हो, चाहे उसकी पावर 3 हो 2 हो पावर, तो वो कंप्लीट के अंदर आते हैं, मतलब वो कंप्लीट को समझा जाता है, प्रीफिक्सेस को भी अंदर इंक्लूड किया जाता है कि इसकी पावर भी उतनी है जितनी यूनिट के ऊपर पावर है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, आई होप सो आप टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक ले इतना ही, अल्लाह हाफिज।